गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दिलीप गुप्ता आप लोगों का अपने चैनल द एक्सिस अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एथेनाइक अम्ल की अभिक्रियाओं के बारे में जानने वाले हैं, जो 10वीं कक्षा के विज्ञान का चौथे अध्याय का टॉपिक है। यदि आप लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आपको कोई परेशानी हो रही है, किसी भी सिलेबस में आप पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो में उसे टाइप करके कमेंट कीजिए। मैं जस्ट ही आपको सॉल्यूशन भेजता रहूँगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एथेनाइक के गुणधर्म, यानी कि एथेनाइक अम्ल जो होता है उसके गुणधर्म कैसे होते हैं, कैसे बना होता है, क्या कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एथेनाइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, यानी जो एथेनाइक अम्ल होता है उसे हम लोग एसिटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक समूह होता है। जो एथेनाइक अम्ल होता है यह एक कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह से बना होता है, संबंधित होता है, बना होता है। तथा इस अम्ल को 3 से 4% विलयन को सिरका में मिलाया जाता है, यानी कि जब एथेनाइक अम्ल किसी भी विलयन में 3 से 4% होगा तब उसे हम लोग सिरका कहते हैं। ये ध्यान देना है कि किसी भी विलयन में 3 से 4% तक एथेनाइक को होने पर वह सिरका कहलाता है। तथा इसका गलनांक जो होता है 290 केल्विन होता है। तो इस प्रकार से हम लोग छोटा सा डिफरेंस गुणधर्म के बारे में देख लेंगे। अब देखेंगे एथेनाइक अम्ल की अभिक्रियाएं, यानी कि एथेनाइक अम्ल जो होता है वह किन पदार्थों के साथ अभिक्रिया कर सकता है। ठीक है, तो एथेनाइक अम्ल 3 प्रकार के पदार्थों से अभिक्रिया कर सकता है, जैसे कि हम जान सकते हैं। पहला एसिटीकरण अभिक्रिया, यानी कि एसिटीकरण अभिक्रिया करने के लिए एथेनाइक अम्ल का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्षारक के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, यानी किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करने के लिए हमें एथेनाइक अम्ल की आवश्यकता होगी। तथा और तीसरा है कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, यानी कि जो एथेनाइक अम्ल होता है कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 3 अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में पूर्ण रूप से विवरण देखेंगे कि क्या बनकर क्या बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, एथेनाइक अम्ल की अभिक्रियाएं यानी कि 3 होती हैं। तो पहला टॉपिक हमको पढ़ना है एसिटीकरण। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमको पढ़ना है एसिटीकरण। तो हम लोग देखेंगे एसिटीकरण क्या बता रहा था कि हम लोगों को अब सबसे पहले एस्टरीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होता है, आइए हम यहाँ पर देखते हैं। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया, एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं, यानी कि जो एस्टर होते हैं, एस्टरीकरण जो होता है वह मुख्य रूप से एस्टर और एल्कोहल मिलकर बनाते हैं। एथेनाइक अम्ल किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि एथेनाइक अम्ल है, यानी कि CH3COOH और किसके साथ मिला है, एथेनॉल के साथ मिलकर बना है। यहाँ पर आल लग गया है इसलिए एल्कोहल हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कहे हैं, एल्कोहल। ठीक है, तो एथेनाइक अम्ल और एथेनॉल के साथ मिलने के पश्चात एस्टर का निर्माण होता है और उसमें से क्या होता है, जल बाहर निकल जाता है। ये रिएक्शन आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। तो इसे आप लोग लिख करके ब्रैकेट करके या किसी कलरफुल पेंसिल से आप लोग इसको बॉक्स में ब्रैकेट में कर सकते हैं कि आप लोगों को हमेशा फ्रंट पेज जैसा दिखाई देता रहे। ठीक है, अब इसका क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो इसका उपयोग हम लोग एस्टर का गंध मृदु होता है, यानी कि इसका जो स्वाद निकलता है इसका क्या होता है, बहुत ही मधुर और बहुत ही बेहतरीन अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं कि इत्र बनाने में, किसी फल में स्वाद उत्पन्न करने में, अनेक वस्तुओं को सुंदर और सुशोभित यानी स्वादहीन करने के लिए हम क्या करते हैं, एथेनाइक अम्ल का प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है, तो अब हमें हमारा अगला पॉइंट होगा एस्टरीकरण के बाद होता है क्षारक के साथ अभिक्रिया, यानी कि एथेनाइक अम्ल का किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया किस प्रकार होता है। तो अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया। तो यहां लिखा जाएगा क्षारक
के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तुम लोग देखेंगे कि क्षारक के साथ अभिक्रिया एथेनॉइक अम्ल का किस प्रकार होता है। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग एथेनॉइक अम्ल का क्षारक के साथ अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं एथेनॉइक अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो खनिज अम्ल की भांति एथेनॉइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और एथेनॉइक अम्ल, तब जाकर हमारा क्या बना है लवण, यानी कि CH3COONA। इसके बाद H2O यह लवण होता है। यह अम्ल और क्षार दोनों की प्रकृति एक समान प्रदर्शित करता है, इसलिए हम इसे लवण कहते हैं। इसके बाद और ये तो क्या होता है, जल का सूत्र है, तो आप लोग जानते ही हैं। तो इस प्रकार से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और एथेनॉइक अम्ल को मिलाने के पश्चात इस प्रकार के लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और हमारा अगला टॉपिक है कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। यानी कि एथेनॉइक अम्ल जब कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। देखिए, एथेनॉइक अम्ल इसके साथ यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। ये आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हम लिख लिए हैं कि एथेनॉइक अम्ल हो गया। ठीक है, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है और यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो हमारा सेम टॉपिक बना है। यहाँ पर एक तो पहले एथेनॉइक के लवण बन गए, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद जल। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, लवण कार्बोनेट के एथेनॉइक के लवण प्राप्त होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्षारक के साथ और किसी कार्बोनेट तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एथेनॉइक अम्ल का अपक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।